42,000 से ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड की लड़कियों के साथ आप एनसी वेब के थ्रू काम कर रही हैं। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर जो सबसे ज़्यादा बैरियर आता है गीता जी, वो कहाँ से आता है? इकोनॉमिक लिमिटेशन होती है, फैमिली माइंडसेट होता है, महिलाओं का इकोनॉमिक लिमिटेशन होता है कि भाई महिला बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फैमिली का माइंडसेट क्या करेगी पढ़ करके, अर्ली मैरिज की ठीक है प्रेशर है, या एक सिस्टम का स्ट्रक्चरल बायस है? और क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वाकई में जेंडर न्यूट्रल है? स्मृति जी, मतलब योर क्वेश्चन इज़ रियली वंडरफुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आज समाज में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं आपने अपने प्रश्न में खड़ा किया है। और तीनों बातें जो आपने कही कि क्या बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए समाज में उनके सामने एक इकोनॉमिक चैलेंज है, या उनके सामने एक सोशल चैलेंज है, या उनके सामने एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है। तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा 1 मिनट लूंगी, क्योंकि आपने नॉन कॉलेजिएट जिस सभी इंस्टीट्यूशन को मैं देख रही हूँ उसके बारे में बात करें। द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। तो नॉन कॉलेजिएट के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, ऐसी ही बच्चियां जो इन तीनों चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक ऐसा ऑल्टरनेट मॉडल शुरू किया है। पहली बात आपने कही कि इकोनॉमिक स्ट्रगल रहता है बच्चियों को, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ऐसी बच्चियों के लिए ही, क्योंकि आप भी जानते हैं स्मृति जी, किसी भी बड़े शहर में अगर घर से बाहर निकलना है तो आपके पॉकेट में अगर 200-250 रुपया नहीं है तो आप शायद घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसी बच्चियों को ध्यान में रखते हुए वीकेंड में जिनकी पढ़ाई हो, क्लासरूम पढ़ाई हो, ताकि वो जो इकोनॉमिक उनके ऊपर कंस्ट्रेंट, मतलब इकोनॉमिक प्रेशर जिसके कारण वो पढ़ाई ना कर सकें आगे, उससे ओवरकम करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को एक तरह से इतने लंबे समय से 1944 से 1944 से ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय सस्टेन कर रहा है। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी, ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स आती हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली मार्जिनलाइज सोसाइटी की बच्चियाँ ही ज़्यादातर आती हैं। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट ऐसा आता है। तो जो ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, इसको दूर करने के लिए हमारी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये वीकेंड क्लासेस होती हैं, वो रेस्ट ऑफ द 5 days दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन एंड दे आर सपोर्टिंग देयर एजुकेशन। ऑल्दो थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन द फी इज मच नॉमिनल, मतलब फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मुकाबले में, नॉन कॉलेजिएट में। लेकिन फिर भी वो बच्चियाँ ऐसी बच्चियाँ हैं जो खुद ट्यूशन पढ़ाती हैं 5th, 6th, 7th, 8th के बच्चों को, और उससे अपनी जो है वो पढ़ाई कर रही हैं, अपनी फीस दे रही हैं, या अपने बाकी एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा है, कोई कहीं एज सेल्स गर्ल काम कर रहा है। तो इस तरह की बच्चियां हैं जो अपना जो इकोनॉमिक बिल्कुल कंस्ट्रेंट है, इसमें कोई जितनी भी आपने बातें कही वो चैलेंज है सोसाइटी में, लेकिन उनको ओवरकम कैसे कर रही हैं, तो वो बच्चियां उसको ओवरकम कर रही हैं। दूसरी बात जो है, जो आपने कही सोशल चैलेंज, बिल्कुल कई जगह ये सोशल चैलेंज है। बच्चियां, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते कि वो 5-5, 6-6 दिन पढ़ाई के नाम पे, मतलब क्या जो माइंडसेट है कि पढ़ाई के नाम पे बच्ची घर से बाहर जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। एक उनके मन में प्रोटेक्शन का भाव भी हो सकता है। तो जो एक थोड़ा जो ग्रामीण इलाका हम कह लें, या कई हमारे यहाँ जो मुस्लिम समाज की भी कई बच्चियां पढ़ती हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा, मतलब ये इंस्टीट्यूशन जो है एक ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि उनको क्लासरूम टीचिंग मिल रही है। एक जो कॉरेस्पॉन्डिंग टीचिंग है उससे आपको डिग्री जरूर मिलती है, लेकिन जब आप अपने ही जैसे बच्चों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, क्लास में टीचर आपसे कुछ पूछता है, आप जवाब देते हैं, तो एज ए थिंकिंग इंडिविजुअल जो आपका डेवलपमेंट होता है वो अपने आप में जो है वो क्लासरूम में ही हो सकता है। तो इससे जो ये ऐसे जो सोशल जो एक तरह से लिमिटेशंस हैं उसको भी ओवरकम करके बच्चों को ऐसे ऑल्टरनेटिव और भी इस तरह के संस्थान होंगे यहाँ मिल रहा है। और जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है, स्ट्रक्चरल चैलेंज इन द सेंस कि आप जो है कहाँ जाओगे, अगर आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आप कहाँ जाओगे पढ़ने के लिए इस ऐसे फॉर्मेट में, तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव नॉन कॉलेजिएट में दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया है, जहाँ आप जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं देश के, जैसे मिरांडा हाउस हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, जो NIRF रैंकिंग में 1st और 2nd रैंक होल्ड करते हैं, उन कॉलेजेस को वीकेंड्स में दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसी बच्चियों के लिए करता है। तो ये इस तरह के जो ऑल्टरनेट मॉडल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियां जो है पढ़ सकें। और इसमें अगर आप सरकार का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में
जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसे कहते हैं, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप में, उसमें से कितना परसेंटेज है जो पढ़ने के लिए आता है। तो प्राइमरी में वी आर 101 पॉइंट समथिंग परसेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब ऑलमोस्ट सभी एक जो 5 साल की बच्चियां हैं वो पूरे देश भर में उनके लिए प्राइमरी स्कूल हैं जहां वो जा रही हैं एनरोल्ड। लेकिन उसके बाद जब आप 7th 8th में आते हैं तो वहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 80% के करीब है, मतलब उस एज ग्रुप में जितना भी बच्चा है, लड़कियां हैं, उसका केवल 80% है जो वो स्कूल में जा रहा है, और 9 जो 11th 12th है उसमें आते आते लगभग 60% हो जा रहा है। तो कहीं कमी तो है, लेकिन अगर आप पिछले डेटा से उसको कंपेयर करेंगे तो एक बहुत इम्प्रूवमेंट है। और हायर एजुकेशन में देयर इज अ रिमार्केबल improvement in the number of girls who have come to higher education institution। तो आज की डेट में जो हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो लगभग 29% है, और अगर उसमें आप मेल और फीमेल परसेंटेज हो, फीमेल का कुछ परसेंट जो है वो मतलब इन डेसिमल्स वो ज्यादा है, हाँ, हायर एजुकेशन में। तो हम मतलब कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आगे करने के लिए हमारे पास। और मुझे लगता है गीता जी, जैसे आप जैसे नेतृत्व की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लगातार ऐसे काम कर रही हैं, क्योंकि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनी थी उसमें भी आपका एक बहुत अहम रोल रहा है उस पॉलिसी के फ्रेमवर्क में। आपके एक्सपीरियंस में क्या करंट हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ वाकई में एक महिला को, एक वुमेन को एम्पावर कर रही हैं, या सिर्फ एक एक्सेस दे रही हैं विदाउट इंश्योरिंग दैट लीडरशिप और रिसर्च फंडिंग और डिसीजन मेकिंग में उनके रोल्स को क्या वाकई में ये डिफाइन कर पा रही हैं ये पॉलिसीज? स्मृति जी, बल्कि एक आपने पिछली बार प्रश्न वो थोड़ा मुझे लगता है छूट गया, आपने पूछा था कि जेंडर न्यूट्रल है क्या, मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जेंडर न्यूट्रल की बजाय जेंडर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो अगर वो जेंडर रिस्पॉन्सिव होंगे तो दे विल बी एबल टू रीच आउट टू दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प और इन नीड ऑफ एनीथिंग। तो कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन्हें कि क्या होता है कि सरकार जो है वो सिर्फ नीति बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो कहीं ना कहीं ठीक है। जो एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन बाय एंड लार्ज कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी वो, जैसे अभी सीमा जी ने भी कई बातें कही, कानून में भी ऐसा ही है, सरकार जितना मर्जी कानून बना ले, लेकिन जब उसको धरातल पे उतारने की बजाय समाज में जब वो सोच आएगी कि इसको, हाँ, इस कानून को जो है हमें कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के उत्थान के लिए या बेहतरी के लिए है, तो ही उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तब होता है, खास करके जो सोशल लाइफ से जुड़े हुए जो ऐसे कानून होते हैं उनको लेकर। तो कुछ जैसे एक मैं उदाहरण आपको, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आपने बात करी, तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो जेई का जो इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है वो बहुत कम होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि समाज में, सोसाइटी में लोग चाहते नहीं हैं कि लड़कियां साइंस ना पढ़ें, क्योंकि मेडिकल एग्जाम में जाने के लिए तो सारी लड़कियों को पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, या दे हैव दैट माइंडसेट कि भाई हाँ, मेडिकल के एंट्रेंस के लिए आप तैयारी कीजिए। तो इसको ध्यान में रहते हुए मतलब कैसे आप सेंसिटिविटी और मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे चेंज लाती है। तो सरकार ने क्या किया, 2017-18 में उन्होंने जो जेई में, आईआईटीज़ में और जो जितने और एनआईटीज़ हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, उनमें उन्होंने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी कि उन्होंने कहा कि हम 20% सुपर न्यूमरेटिव, मतलब जो सैंक्शन सीट है उसके ऊपर 20% वुमेन रिजर्वेशन हम देंगे जेई के लिए, जेई एग्ज़ाम के थ्रू जो हमारे एडमिशन्स होते हैं। अब उससे क्या हुआ कि जब ये मैसेज समाज में गया कि भाई सरकार ने इस तरह की एक नीति अपनाई है, तो उसके कारण धीरे धीरे लोगों का जो रिस्पॉन्स है, मतलब इन फैमिलीज, गर्ल्स गोइंग फॉर सिटिंग फॉर जेई एग्जाम, दैट हैज स्लोली इंक्रीज। मतलब आज से 2014-15 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जेई में लेस देन 1000 होती थी लड़कियों की, वो आज लगभग 4000 है। वी हैव जस्ट बिगन इन 2026, तो 2025 आप ये लगा लीजिए, तो ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज है इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये अपने आप में दर्शाता है कैसे एक छोटा सा एक चेंज, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं, पॉलिसी चेंज, लेकिन एक छोटी सी एक जो पॉलिसी लाई गई उससे समाज में कितना बड़ा चेंज आया, ये अपने आप में, एंड दिस विल फर्दर इंक्रीज।
तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ शिक्षा में अगर जो नीति बदलाव लाई जाती है उससे बहुत सारे, या और भी जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिहार में, जैसे अभी आप देख लीजिए, पुलिस में तो 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन है उसमें। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसमें आएंगी, जो है पुलिस में आएंगी, तो जैसे अभी सीमा जी ने भी कहा कि जहाँ आपने कहा पुलिस स्टेशन में जब एक महिला बैठी होती, दूसरी महिला जाती है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो आगे उसको अपनी बात को सच्चाई से वहाँ पे रख सके। तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारा फेमिनिज्म वाला डिस्कशन भी साथ ही साथ चल रहा है, तो आज जो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आपने लीडरशिप की बात करी है, तो अगर आज आप देखें तो एक बहुत सारी जो अभी भी आप अगर वैसे देखेंगे, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वाइस चांसलर्स या डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एक तरह से लीडरशिप रोल में होते हैं, तो अभी लगभग 11 से 12% है। लेकिन ये भी चेंज जो है अभी, मतलब ये नंबर भी थोड़ा बड़ा है अभी कुछ पिछले सालों में। पहली बार जेएनयू में एक महिला वाइस चांसलर बनी, पहली बार जामिया मिलिया इस्लामिया में एक महिला वाइस चांसलर बनी, एएमयू में एक महिला वाइस चांसलर बनी है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक लीडरशिप रोल, जो G20 जो समिट जब भारत में हुआ उस समय जो वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात आई, कि हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, वुमेन लेड एम्पावरमेंट, नेतृत्व महिला का होना चाहिए एम्पावरमेंट के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जैसा कि अभी पहले भी अभी सभी जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जो सांस्कृतिक सोच है वो हमेशा से यही रही है कि स्त्री पुरुष जो हैं उनमें कोई भेद नहीं है। मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि एक ही बीज के दो रूप स्त्री पुरुष हैं, मतलब एक दूसरे के एक तरह से पूरक हैं वो। और उसी को फिर बहुत लोगों ने, मतलब कितने हजारों वर्ष पहले ये बात कही गई होगी। तो वो जो माइंडसेट है उसकी कमी है समाज में, वो कहीं ना कहीं हमें दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हम लोग ये बात कई लोग इस पे बड़ा क्रिटिक करते हैं कि भाई हम बार बार हजारों साल पहले की बात करते हैं, तो क्यों करते हो भाई, तो बहुत पुरानी बात थी। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उसी को हम आज लाना चाहते हैं अपने समाज में, हम वो आदर्श आज स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए हमें बार बार रेफरेंस पॉइंट वहाँ ले जाना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है एक वुमेन लीडरशिप रोल बिल्कुल आपको, जो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम एक जेंडर रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन या सिस्टम बनाना तभी पॉसिबल होगा जब महिलाएं भी डिसीजन मेकिंग रोल में आएंगी, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंस हो, कहीं भी हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने कहा कि अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं इस शो के, तो जो हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने आगे हम बात कर रहे हैं, हमने एक संकल्प लिया है कि हम 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है। तो उसको करने के लिए जो हमारी बच्चियां हैं उन्हें हमें ये भी तैयार करना है कि आपको चुनौतियां हैं समाज में जिसको आपको सामना करने के लिए तैयार भी रहना है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उसके लिए जो उम्मीद है ना, उसको छोड़ना भी नहीं है। तो इसलिए बस 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अभी कई उड़ान बाकी हैं, हाँ अभी कई इम्तिहान बाकी हैं, नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी।